नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है अनफिल्टर्ड इंडियन, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब उस पर भी नई वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। किसी भी बड़े देश या बड़े साम्राज्य को दरअसल जो असली खतरा होता है ना, वो बाहर से नहीं होता, उसे असली खतरा होता है अंदर से। जब अंदर से गेट खोले जाते हैं, अंदर बैठे जब ट्रोजन हॉर्सेस अपना काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य धराशायी हो जाता है। आप पूरी दुनिया में कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, अंग्रेज भारत में आए तो भी ऐसा ही हुआ, और मॉडर्न भारत में भी, चाहे रॉ में रविंद्र सिंह हो, ज्योति मल्होत्रा हो, चांदीपुर रेंज में उड़ीसा में वहां पे टेक्नीशियन पकड़ा गया हो, दक्षिण भारत हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे आपको अनगिनत केसेस मिल जाएंगे जहां लोग उन संस्थानों में काम करते हैं जो देश के सामरिक महत्व की है, और किस तरीके से कभी हनी ट्रैप होकर, कभी पैसे के लालच में जो महत्वपूर्ण संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयर करते पकड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा सिंडिकेट दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि एक ग्लोबल न्यूक्लियर स्पाई नेटवर्क भारत के अंदर बस्ट हुआ है, और लगभग 18 तारीख को यह केस हुआ था। 10 दिन से एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर और बहुत कुछ बड़ा इसमें से निकल कर आया है। एक व्यक्ति है आदिल हुसैनी नाम से, वो मुंबई में रहता था। मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार करती है फेक दस्तावेज के केस में। वो फेक दस्तावेज बनाता है, फेक पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जो इतने सारे इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आते हैं, तो उन्हें 5,000, 10,000, 15,000 के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। और मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर तो फिर आपको बहुत सारा इकोनॉमिक फ्रॉड करना है, तो वैसे भी आपको बहुत सारा फर्जी दस्तावेज चाहिए, वो बनाता था। और भारत में आजकल जिस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क्स के ऊपर हमला हो रहा है, अभी पिछले साल कानपुर में एक पकड़ा गया था, उसके पास 1.5 लाख के लगभग डॉक्यूमेंट मिले थे। आप पश्चिम बंगाल में है, अब महाराष्ट्र में पकड़ा जा रहा है। जिस मैसिव स्केल पर क्रैकडाउन हो रहा है, उसमें से ही स्पाई नेटवर्क निकला। जब उसके ऊपर पूछताछ होती है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी तरीके से उसकी खातरपानी करती है, तो वो एक राज उगलता है, जिसके बाद आप ही कह सकते हैं एजेंसीज के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो ये कहता है कि मेरा एक भाई है, लगभग 59 ईयर्स का है, जिसका नाम है मोहम्मद आदिल हुसैनी। वो दिल्ली में रहता है, सीमापुरी के अंदर। रहने वाले जमशेदपुर के हैं, सीमापुरी में वो रहता है। देखिए, जानबूझ के ये वो जगह पकड़ते हैं जहां पर पुलिस मुश्किल से पहुंच पाए। तंग गलियां होती हैं, आसपास लोग ऐसे होते हैं कि पुलिस आ गई तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बच के निकलने का समय मिल जाता है। बहुत ही कंजस्टेड जगह होती है, ऐसी जगह होती है जहां से हवाला के ऑपरेटर्स काम करते हैं, जहां से बहुत सारा क्राइम होता है। जानबूझ के वो इस तरीके जगहों को वो चिन्हित करते हैं, और सीमापुरी में वो रहता है। और सीमापुरी में भी जहां रहता होगा ना, बहुत स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। और जब उसको दिल्ली पुलिस उठाती है मुंबई पुलिस के इनपुट के ऊपर, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, देखिए जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है मल्टीपल इनपुट्स पे काम करती है, मुंबई पुलिस का इनपुट गया, उस व्यक्ति को उठाया जाता है, और जब मजबूती से उसे पकड़ा जाता है, उसकी गर्दन को दबाया जाता है, तब निकल कर आता है कि भैया वो एक जो इंटरनेशनल एक न्यूक्लियर कोई साइंटिस्ट है किसी एक देश का, वो उसके संपर्क में था, और उसको वो चीजें जो न्यूक्लियर सेंसिटिव डेटा है वो आदान प्रदान करता था उसके थ्रू। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से कम 3 फर्जी डॉक्यूमेंट मिले, पासपोर्ट मिले, एक और साथ ही जो उसका असली नाम है वो तो मोहम्मद आदिल हुसैनी है। साथ ही जो और फर्जी डॉक्यूमेंट मिले उसमें उसका एक नाम है सैयद आदिल हुसैन, दूसरा नाम है नसीमुद्दीन, चौथा नाम है सैयद आदिल हुसैन। मतलब आप ये देखिए, मल्टीपल नाम से उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे। और वो जो रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, कोई रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उससे वो न्यूक्लियर सेंसिटिव डेटा उठाता था, और ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है उसको वो बेचता था, और उसके एवज में वो पैसे लेता था। एक ग्लोबल स्पाई नेटवर्क है न्यूक्लियर सेंसिटिव डेटा का। अब रशिया डायरेक्ट नहीं पहुंचा पा रहा होगा, तो वो इसके थ्रू पहुंचाता था। और ये व्यक्ति भारत से बाहर, और साथ ही इसका भाई जो पहले पकड़ा गया था अख्तर हुसैनी, भारत से बाहर बहुत सारे यात्राएं की, गल्फ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, और ये सब वो यात्राएं कर रहे थे। और साथ ही ये लोग पाकिस्तान के संपर्क में भी थे। पकड़े कैसे गए? एक तो आधे उधर से अख्तर हुसैन पकड़ा जाता है,
साथ ही ये व्यक्ति एक फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है अपने भाई के नाम पर, यानी आदिल हुसैन अख्तर हुसैन के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है 3। उसमें नाम होते हैं अलेक्जेंडर पामर, उसमें नाम होता है आदिल रजा हुसैन, और ये एज ए पोस्ट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि भैया जो मेरा भाई है जो मुंबई में रहता है वो बार्क में साइंटिस्ट है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है क्योंकि ये वहां पे काम करता है। और इन्होंने बार्क का ही कोई साइंटिस्ट था उससे संपर्क किया आईएसआई के बीएस्ट पे। रशिया के लिए तो काम कर ही रहे थे ईरान को सामान भेजने का, अब इन्होंने सोचा कि बिजनेस एक्सपेंशन किया जाए, तो ये क्या करते हैं कि बार्क में फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपने भाई को एक्सेस दिलाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वहां एक बार्क के एम्प्लॉय से बातचीत करते हैं कि भैया तुम कुछ डेटा हमें प्रोवाइड करा दो, वो हनी ट्रैप हो सकता है, पैसे के एवज में हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहां से ये चीजें बर्स्ट होती हैं कि किस तरीके से जो बार्क है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका सेंसिटिव डेटा जो आईएसआई है वो चाहती है, क्योंकि ईरान को डेटा सप्लाई किया होगा, उस नेटवर्क का हिस्सा है, तो आईएसआई को पता लगा होगा कि इस तरह का काम करते हैं, तो फिर इन्हें पकड़ा कि भैया हमारा भी काम कर दो, फ्रीलांस कर दो हमारे लिए, तो वो इसमें पकड़े जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है, 7 दिन की हिरासत में ऑलरेडी ले लिया है, और पिछले 20 साल में 4 बार पकड़ा जा चुका है ये व्यक्ति। तो एजेंसियां काम तो कर रही हैं, लेकिन पकड़ने के बाद किस तरीके से जो सिस्टम है वो इन्हें छोड़ देता है, ये इसका नतीजा है। 20 साल में 4 बार ये अलग अलग क्राइम्स में छोड़ा जा चुका है, और इस बार भी जो बीएनएस की धारा है 61(2), 318, 338 और 340, इन सब में इन्हें पकड़ा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही चांदीपुर रेंज में भी एक टेक्नीशियन पकड़ा गया था, ज्योति मल्होत्रा है ही। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है जो फर्जी डॉक्यूमेंट का ही रैकेट है, नेक्सस है, इसको बर्स्ट करना। क्या फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बार्क जैसे सेंसिटिव संस्थान में घुसने का प्रयास करते हैं, और ये निश्चित तौर पर टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब इसको पकड़ा जाएगा, इसको कुरेदा जाएगा, अंदर से बहुत कुछ निकलना है, क्योंकि आप इतने बड़े सिंडिकेट के हिस्सा है कि रशिया से सीधा ईरान भेज रहे हैं, और उस पैसे से दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, पूरे भारत में फेक डॉक्यूमेंट का रैकेट चला रहे हैं, खुद के तीन फेक पासपोर्ट है इनके, एक असली है 2 फेक हैं उसमें। तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक ये हिस्सा है कि किस तरीके से देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं, और एक वो हिस्सा है कि जहां लोग अपनी जान पर दांव, अपनी जान जो है वो दांव पर लगा रहे हैं देश के लिए। अभी एक आकाशदीप गुप्ता नाम से एक लड़का था, 30 साल का था, डीआरडीओ में काम करता था, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पे काम करता था, उसका निधन हो जाता है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। अब कहा तो ये जाता है कि हेल्थ कंडीशन डिटीरिएट हो गई है, लेकिन एक 30 साल का युवा लड़का अचानक से इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट में हो, वो चला जाता है। तो कहां कहां कहते हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, मतलब हर कोई हर जगह किस तरीके से व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है कि भारत के लिए किस तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जा सके, किस तरीके से उनके लिए परेशानियां बनाई जा सके, और एस्पिनॉज का कितना बड़ा खेल चल रहा है, इन चीजों से साफ साफ समझ आ रहा है। और आकाशदीप अकेला नहीं है। अभी क्योंकि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया कि 1995 से लेकर 2010 तक मात्र इसरो के अंदर 684 एम्प्लॉयज की डेथ हुई है, जो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मानी गई है। भैया कोई फूड पॉइजनिंग से मर गया, कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर मर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई बीमार हो गया, ऐसे 684 केस हैं मात्र 15 साल के अंदर, सिर्फ एक इसरो और उससे जुड़ी हुई संस्थान के अंदर। उसके अलावा 1995 से लेकर 2014 तक 3,887 एम्प्लॉइज बार्क के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उनका निधन हुआ है, जिसमें से 70% कैंसर से पीड़ित थे। आप ये देखिए कहां किस हद तक सैबोटाज चल रहा है। ये तो न्यूक्लियर डेटा आप ये कह सकते हैं कि किसी ने बेच दिया, उसके अलावा किस हद तक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। होमी भाभा प्लेन उड़ जाता है, विक्रम साराभाई इसरो को जिन्होंने खड़ा किया वो होटल रूम में मारे जाते हैं, नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे, किस तरीके से सरकारें उन्हें फंसा देती है।
ये इसका जीता जागता सबूत है। थोरियम के ऊपर हम काम कर रहे थे, थोरियम रिएक्टर बना रहे थे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का रिजर्व अगर कहीं है तो भारत के पास है। आप ये मानकर चलिए, दुनिया का तेल, कोल, अगर इन सबको जोड़ लिया जाए, उससे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज थोरियम के अंदर हैं जो भारत के अंदर पाए जाते हैं। आप ये सोचिए, भारत का एनर्जी पूरी दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है भारत, उसके पास इतने संसाधन है। दुनिया का थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व 50% या उससे भी कहीं ज्यादा भारत में पाया जाता है मात्र। और भारत थोरियम रिएक्टर जब बनाता है कि भैया हमें ना तेल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपने थोरियम से एनर्जी के माध्यम से हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो हमारे थोरियम का जो रिएक्टर का ब्लूप्रिंट होता है वो चुरा लिया जाता है ताकि उसे सैबोटाज किया जा सके। तो ये आदिल हुसैन, अख्तर हुसैनी ये अकेले नहीं है। आप ये समझिए भारत को किस व्यापक स्तर पर इस मेहनत से जूझना पड़ रहा है। इसलिए नजर रखिए अपने आसपास कि कौन भारत के हितों के लिए और भारत के हितों के लिए खिलाफ काम कर रहा है। आजकल नया वॉरफेयर है, नैरेटिव का वॉरफेयर है, आज नया वॉरफेयर है। आपको प्रोजेक्शन जो आपका दिखाया जाता है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके ऊपर नजर रखिए, जो बड़े बड़े ये फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर नजर रखिए, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनसे आपको जूझना। और जितने बड़े आप बनेंगे, जिस हद तक आप जाएंगे, ये उतना ही मुश्किल और जटिल आपके लिए बनाया जाएगा। साइबर अटैक्स होंगे, बहुत कुछ होना है, और इसमें से निश्चित तौर पर कुछ बड़ा निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये मल्टी कंट्री, मल्टी एजेंसी स्पाई नेटवर्क है। और निश्चित तौर पर दबाव आएगा उन देशों से भारत के ऊपर जहां से ये चीजें जा रही हैं और जहां के लिए जा रही हैं। कुछ ना कुछ वो दबाव भारत के ऊपर डालेंगे कि भैया ठीक है, इसे दबा दो, कम से कम पब्लिक डोमेन में मत लाओ, आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, करते रहो। ये होना है। खैर, इस पे जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा न्यूक्लियर स्पाई नेटवर्क भारत के अंदर बर्स्ट हुआ है, जिसमें आईएसआई भी इन्वॉल्व है और ईरान भी इन्वॉल्व है और बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व है। इसमें से जो भी निकलेगा आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।